हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टर्म 2 में इसका जो सिलेबस आने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर से जो पॉइंट्स लिए गए हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल के या जो एलिमेंट्स है उसके क्लासिफिकेशन के नीड क्यों है। देयर आफ्टर अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर हमें डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल करनी है। एंड देयर आफ्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सिलेबस के अंदर इतना लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स इससे रिलेटेड यानी जो टेबल है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें करके चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, प्रॉपर्टीज के आगे ब्रैकेट नहीं डाला है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अगर हम बुक को देखें तो एनसीईआरटी बुक के अंदर एटॉमिक साइज को भी लिया गया है, नेचर जो ऑक्साइड नेचर है उनको भी कहीं ना कहीं मेंशन किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड कहीं डला हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड भी कहीं ना कहीं डला हुआ है। तो उन पॉइंट्स को भी आपको पढ़कर चलना है। और इसके आगे जो है वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, देयर आफ्टर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी ये पॉइंट तो आपको करने ही है। जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको भी आपको करके चलना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं और कहीं से भी इस बुक के अंदर से यानी ये चैप्टर के अंदर से सिलेबस में कहीं भी कोई पोर्शन कट नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमें ये चैप्टर कंप्लीटली करके चलना है, ये मानकर चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे तो हमने चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लिया है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई है। देखो बच्चों, एलिमेंट्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ती गई है, एलिमेंट्स के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएंगे अनसिस्टमेटिकली, इसलिए उनको सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए एक अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल का मीनिंग है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, जिससे कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो सेम ग्रुप में आए और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। इसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को एक टेबल फॉर्म दिया गया है और इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के बाद सबसे पहले जो अर्ली अटेम्प्ट्स आते हैं उसमें हम मेटल नॉन मेटल ऐसा ये वाला अटेम्प्ट कहीं दिया नहीं गया है कि इसको आपको लर्न करके चलना है, ये फॉर नॉलेज था, वो हमने कर लिया है। अब आते हैं हम डोबर्नियर ट्रायड। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है और हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें वही टर्म्स और वही पॉइंट्स लेके चलनी है जो हमें फॉर एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। और ये सब्जेक्टिव पेपर है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको लिखना आना चाहिए, यानी जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। फर्स्ट हमारा डोबर्नियर ट्रायड। डोबर्नियर ट्रायड ने क्या किया था, यानी डोबर्नियर ट्रायड क्या है, ये डोबर्नियर ने क्या किया था। डोबर्नियर के टाइम कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उन्होंने जो भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया, यानी जो जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उस ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट था उनका जो मास था उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो वो जो मिडिल एलिमेंट है उसका मास निकल कर आता है। दैट इज कॉल्ड द डोबर्नियर ट्रायड। That means arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element is equal to middle element। ये आपको इसका जो डोबर्नियर ट्रायड लॉ है वो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो जो ट्रायड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी जो एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी लिथियम और पोटेशियम का हम एवरेज निकालें मास का तो वो सोडियम के इक्वल आता है। देयर आफ्टर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का अगर हम निकालें, यानी कैल्शियम और बेरियम का मास का एवरेज लिया जाए तो वो स्ट्रोंशियम के इक्वल आता है। देयर आफ्टर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन 3 एलिमेंट्स का जो ट्रायड है उसमें क्लोरीन एंड आयोडीन के मास का एवरेज निकाला जाए, ब्रोमीन के इक्वल आता है। तो करना है क्या आपको, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर जो जो ट्रायड गिवन है वो ट्रायड तो आपको ध्यान में रखकर चलने ही चलने हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है कि ये ट्रायड डोबर्नियर ने दिए थे। देयर आफ्टर अगर आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डेफिनेशन के साथ विद एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछिए, तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तक जो एलिमेंट्स है या हम सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डोबर्नियर ट्रायड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन उसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स इस लॉ में फिट नहीं होते। दैट्स व्हाई दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड। देयर आफ्टर इसके बाद आता है हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या बोलता है ये ध्यान रखना आपको, और इसकी ड्रॉबैक्स क्या है ये आपको ध्यान रखना है। न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर्ड थे, यानी 56 एलिमेंट्स थे,
उन 56 एलिमेंट में हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के जो एलिमेंट्स थे वो आते हैं। उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया, यानी प्रॉपर्टीज़ को मास से रिलेट किया और मास के बेसिस पे उसने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज उसके 8th एलिमेंट से सिमिलर होगी। दैट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। अब यहाँ पर ये जो लो है, यहाँ से क्वेश्चन ये हो सकता है वाई न्यूलैंड्स कॉल्ड द ऑक्टेव रूल, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज विद द म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल स्केल। डन। तो ये आपको लो ध्यान रखना है, और ये म्यूजिक लॉ ऑफ ऑक्टेव के नेम से क्यों जाना जाता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी ड्रॉबैक्स। अब इसके ड्रॉबैक्स भी सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर सका, जितने भी एलिमेंट्स थे, यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैल्शियम तक फिट होता है। दैट मीन्स जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वहीं तक फिट होता है, ऊपर या हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में ये फिट नहीं होता है। फर्स्ट ड्रॉबैक ये थी। इसके अलावा जो ड्रॉबैक थी, यानी कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को लाइक यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल है, वो मेटल्स हम जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजेंस है। तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल को हैलोजेंस के साथ फिट कर दिया गया, जो कि प्रॉपर्टीज़ में मैच नहीं करते। इसके अलावा 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में यहाँ पे आपको दिखा है, ये सीरियम और लैंथेनम है, यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स को यानी पीरियोडिक टेबल को फिट बनाने के लिए सेम स्लॉट में उनको डाल दिया गया। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेपरेट कर दिया गया। लाइक कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आयरन से मैच करती है, और आयरन हमारा यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया गया कोबाल्ट एंड निकिल से। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी, ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन यानी न्यूलैंड्स, व्हाट इज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, व्हाई कॉल्ड ऑक्टेव रूल, एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स, हम कुछ भी कह सकते हैं। देन इसके बाद जो आती है दैट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ में क्या करना है बच्चों, आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को ध्यान रखना है। सेम सिमिलरली उसकी जो ड्रॉबैक्स है वो आपको ध्यान रखनी है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। फर्स्ट वही हाइड्रोजन यानी लोएस्ट एटॉमिक मास। अभी तक यहाँ पर एटॉमिक मास ही डिस्कस हो रहा है, एटॉमिक नंबर डिस्कस नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट था वो हाइड्रोजन, और हाईएस्ट यहाँ पे यूरेनियम जो था वो था, और इनके बीच में टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। मेंडलीफ को एलिमेंट्स का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का क्रेडिट है वो मेंडलीफ को जाता है। मेंडलीफ ने अपने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया, एक टेबल बनाई। मेंडलीफ ने एटॉमिक मास को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से कोरिलेट किया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स थे मेनली उनको लिया, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टिव होते हैं, और उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सभी के साथ वो कंपाउंड बना सकते थे। अब इनके टेबल का बेसिस ये था कि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको सेम कॉलम के अंदर डाला, और एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, ठीक है। तो इनका जो हम बोलें कि व्हाट इज द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, दैट मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। दैट मीन्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, ठीक है। तो ये पीरियोडिक लॉ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम देखें कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसके फीचर्स क्या हैं। आपको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ ध्यान रखना है। पीरियोडिक फंक्शन यानी जो प्रॉपर्टीज थी वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। देर आफ्टर हम बात करें व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 9 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। 9 में से क्या किया, 1 2 3 ये जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सिंगल है। उसके बाद 4 5 6 इनमें डबल लाइन है, यानी 9 को जो 7 8 और 9 आती है
उसको 4, 5, 6 के साथ मर्ज करके डबल कर दिया गया। वैसे टोटल 9 थी, बट यहाँ पर हमें क्या 6 पीरियड बनाने, तो 6 पीरियड यानी 6 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड। तो 6 पीरियड्स हैं एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स, जिसमें जो 1 to 7 है वो A एंड B सब पार्ट में डिवाइडेड हैं, जबकि 8 जो कॉलम है ये 8th ग्रुप है, उसका ऐसा किसी तरह का डिवीजन नहीं है। बट इसके अंदर 3 एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी जो लास्ट का 4, 5 एंड 6 पीरियड है उसमें 3 एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया है। ठीक है, ये फीचर्स है। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखो फर्स्ट A एंड B पार्ट में दोनों में ही एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। अब आपको यहाँ से वैसे फीचर ये है कि कितने पीरियड कितने ग्रुप है ये बता दिया है मैंने। अब ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया आपको और यहाँ से आपको पूछ लिया गया कि इस एलिमेंट की मैंडली पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर उसका ग्रुप नंबर आप बताइए। तो बच्चों इसका सीधा सा एक ही आसान तरीका है इसको लर्न करने का, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए। आपको एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है तो आप वहाँ पर एलिमेंट की जो पोजीशन है वही पोजीशन यहाँ भी है, और ये मैंने अपनी वीडियोस में कोरिलेट करके बताया था। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊँगी तब वापस से इस शॉर्ट वीडियो में ये डेफिनेटली आपको बताऊँगी। तो अब अगर आप उस पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेते हैं तो वहाँ जो एलिमेंट की पोजीशन है वो आप इसमें अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। देन इसके बाद हमारे पास आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या है। देखो इसमें कई जगह इस टेबल के बनने के बाद कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का करेक्शन किया गया है, क्योंकि वो अरेंज्ड प्रॉपर तरीके से थे बट उनके मास फिट नहीं थे तो उनके मास का करेक्शन किया गया। देन आफ्टर इसके बाद आता है एग्जाम्पल है एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज द करेक्टेड 13.5 to 9, क्योंकि 13.5 के बेसिस पे बेरिलियम फिट नहीं बैठ रहा था तो उसका मास करेक्टेड किया गया। देन आफ्टर इसके बाद हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यानी मेंडलीव ने कई जगह ऐसे स्पेस छोड़े जहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का है यानी जो पॉजिटिव पॉइंट्स या मेरिट्स का है वो यही है कि कुछ स्पेस लेफ्ट किए थे और वहाँ जो एलिमेंट आने वाला था उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो नॉन एलिमेंट्स थे उनके बेसिस पे प्रेडिक्ट करके उन्होंने बताया था कि इन प्रॉपर्टीज़ वाला जो एलिमेंट आएगा उसको ये पर्टिकुलर प्लेस मिलनी चाहिए। इसके बेसिस पे हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग 3 एग्जांपल्स है उनको नेम दिया गया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरोन का मीनिंग है कि वहाँ पर स्कैंडियम है, एक का एल्यूमिनियम में जर्मेनियम है और एक का जो एल्यूमिनियम है उसमें गैलियम है और एक का सिलिकॉन में जर्मेनियम है। ये 3 एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैंक स्पेस छोड़े गए थे उनका नाम क्या था और उनकी जगह जो एलिमेंट आकर फिट हुआ है वो कौन से एलिमेंट्स है। दैट इज द मेन फीचर ऑफ द मेंडलीव्स मेरिट्स। देयर आफ्टर इसके बाद आता है ये 3 एलिमेंट्स, ये एग्जाम्पल हमने किया था कि ये एक का एल्यूमिनियम है, यानी एका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रिडिक्ट करके बताई गई थी कि ये प्रॉपर्टीज़ है, ये फॉर्मूला होगा, ये इसका एटॉमिक मास होगा। और देयर आफ्टर जो गैलियम डिस्कवर्ड हुआ वो प्रॉपर्टीज में मैच कर गया और उसी को इस जगह पे फिट किया गया। डन। देयर आफ्टर हमारे पास आता है जो नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थी, इसलिए नोबल गैसेस जब भी डिस्कवर्ड हुई उनको एक सेपरेट प्लेस मिल गई जिससे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई, यानी जो अदर एलिमेंट्स थे उनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। देयर आफ्टर आती है हमारे पास लिमिटेशन कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी या उसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट है इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो करेक्ट नहीं थी क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैलोजन से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कलाई मेटल से भी मैच करती है, तो उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास जो डीमेरिट है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हम बोलते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया। अगर ऐसा था तो फिर आइसोटोप में क्या होता है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको सभी को पीरियोडिक टेबल में स्पेस मिलना चाहिए था, जगह मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट है कुछ एनोमलीज थी, कुछ एनोमलस पेयर्स थे वो पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कौन कौन से पेयर्स थे। यहाँ पर देखो
हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था, लेकिन कुछ पेयर है लाइक ऑर्गन एंड पोटेशियम। आपको पता है कि ऑर्गन का क्या होता है, ऑर्गन पहले आता है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है और पोटेशियम बाद में आता है और उसका एटॉमिक मास 39 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये एक एनोमलस पेयर था, यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट नहीं था। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है कोबाल्ट एंड निकल का, ये भी एटॉमिक मास के बेसिस पे प्रॉपर इनका अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, इसी तरह से जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ एलिमेंट्स को, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको सेपरेट कर दिया गया और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक ही प्लेस में एक जगह रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो मास के बेसिस पे एक और हमारे पास है, ये टेलुरियम और आयोडीन है, इसका 127 है और आयोडीन का यहाँ पर 126 है, ये भी मास को फॉलो नहीं करते। देयर आफ्टर कोबाल्ट और निकल भी सेम सीक्वेंस में है, यानी कोबाल्ट का यहाँ 58.9 है और निकल का 58.7 है, तो ये भी मास ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको सेपरेट कर दिया गया और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको सेम प्लेस दी गई, ये भी एक ड्रॉबैक थी। देयर आफ्टर जो लास्ट इसका ड्रॉबैक था दैट वाज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का क्या रीज़न है, एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं उनका एक रेगुलर सर्टेन इंटरवल के बाद क्यों रिपीटेशन हो रहा है, इसका रीज़न वो नहीं बता पाए थे। इसी के साथ हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एंड करते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जितनी भी कमियां थी यानी जो भी आंसर हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से नहीं मिले वो हमें मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अब बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से स्टडी करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी आपको सारे नहीं कर पाएंगे लेकिन मोस्टली जो मैं बताने जा रही हूँ उन एलिमेंट्स और ग्रुप को आपको याद रखना है, जितने फीचर्स हैं उनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अपनी एक बार देख लेते हैं इसको। कुछ इस तरह की मिलेगी आपको लर्न हो गई होगी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया, मोजले ने दिया है। इसको बोर की टेबल भी बोला जाता है बिकॉज ये बोर का जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का एसपीडीएफ में अकॉर्डिंग टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसपीडीएफ सबशेल, उसके कारण इसको बोर की टेबल भी बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम एक सिंपल सा इसको डिटेल में स्टडी करने से पहले इसका एक लुक देख लेते हैं और फीचर्स को यहीं से हम स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले हम फीचर्स की बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको वही वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स मिलेंगे। वर्टिकल कॉलम्स की नंबर है 18 जिनको हम बोलते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की नंबर है 7 जिनको बोला जाता है पीरियड। पीरियड और ग्रुप जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज द ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर नोन एज द पीरियड्स। 7 पीरियड्स हैं और 18 यहाँ कॉलम या ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब बात करें पीरियोडिक टेबल में। देखो जब आप 10th की स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो ये फर्स्ट नीचे का कॉलम है, यानी टर्म 2 के लिए आप सब्जेक्टिव स्टडी करने वाले हैं, इससे कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये हमारा बैड लक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस बीच वाले येलो पोर्शन से भी मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछा जाएगा फर्स्ट यहाँ से और यहाँ से, वो भी आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करें फीचर्स की। तो बच्चों जो हम ग्रुप के अंदर चलते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर 18 ग्रुप्स हैं। अब बात करें हम फर्स्ट ग्रुप की, आपको ये ध्यान रखना है ये ग्रुप्स के नेम। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, यानी ये ग्रुप के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 कंटिन्यूसली यहाँ पर ये नंबरिंग लिखी हुई है 18 तक की। अब हम बात करें फर्स्ट सेकंड और यहाँ से 13 से लेकर 18 तक, ये जो एलिमेंट है यानी 18 भी आप छोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस ग्रुप है, इनर्ट गैस ग्रुप है या जीरो ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है। इसके बाद जो 17 है इसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे सारे जो है वो सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हैलोजन बोला जाता है। ये चाल्कोजेंस है ऑक्सीजन फैमिली को, इतना डिटेल में भी आपको नहीं ध्यान रखना, ये बता दिया है मैंने। यहाँ यानी 17 1 2 13 14 16 17 और 17 ये जो है इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स। ये डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं इन ग्रुप्स के। देयर आफ्टर फर्स्ट एल्केलाई ग्रुप,
सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी फर्स्ट एल्कलाइन मेटल्स, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये तो हो गए ग्रुप्स। अब हम बात करें एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, यानी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सबसे बाहर वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जितने भी प्रॉपर्टी है, ऑक्साइड फॉर्मूला है या फिर कोई और कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो सेम टाइप का बने। एक्सेप्शनली वेरिएशन हो सकता है, यानी वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल फॉर्मूला बनता है एक ग्रुप के अंदर वो सिमिलर होता है। इसके बाद बात करें हम पीरियड्स की, जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि ओनली सबसे छोटा पीरियड है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विद द 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड, ये जो सेकेंड पीरियड है दैट इज द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। सेकेंड एंड थर्ड इनके अंदर जो एलिमेंट्स की नंबर है दैट इज द 8, यानी सेकेंड में भी 8 होगी, थर्ड में भी 8 होगी। फोर्थ फिफ्थ की हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स की नंबर है दैट इज 18। ठीक है, यहाँ पर होगी 32 और ये है इनकम्प्लीट है, जो एलिमेंट टोटल है वो डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट ग्रुप भी इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट है शॉर्टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड है शॉर्ट ग्रुप्स, फोर्थ एंड फिफ्थ है लॉन्ग, सिक्स है लॉन्गेस्ट एंड सेवंथ पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है, ये तो हो गए पीरियड। अब आपको 6 पीरियड में चलिए, 6 पीरियड में यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रखा है पिंक, और 7th पीरियड में भी यहाँ पर जो 57 एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर ये जो नंबर है अपना 90, यहाँ पर भी इसका कलर चेंज है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टेनॉइड्स हैं। ठीक है, तो इनको निकाल के नीचे पुट किया गया है दोनों एलिमेंट्स को। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन यानी येलो कलर में जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, दैट इज डी ब्लॉक। ये हमारा जो पिंक कलर है ये एफ ब्लॉक, ये वाला जो है एस ब्लॉक एंड ये वाला जो पोर्शन आता है दैट इज पी ब्लॉक। ठीक है, ये इसलिए है, यानी 4 ग्रुप्स में या 4 ब्लॉक्स में डिवीजन इसलिए है क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर, यानी जो जो मैंने बताया, लाइक हम यहाँ पर एस ब्लॉक लेते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा जाता है एसपीडीएफ सबशेल के अंदर, तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है, दैट्स वाई कोल्ड एस ब्लॉक। यहाँ पर डी ब्लॉक में जाता है, दैट्स वाई डी सबशेल में, दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर पी सबशेल में जाता है, दैट्स वाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ जाता है एफ सबशेल में, दैट्स वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट ब्लॉक के एलिमेंट्स कि इस तरह से हमने पीरियड और ग्रुप्स में इसका क्लासिफिकेशन किया है। इसके अलावा एसपीडीएफ ब्लॉक्स के अंदर भी इसको क्लासीफाई कर लिया है। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट जो पीरियड है ओनली उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अलावा जो हमारा जो हर पीरियड है वो एल्कलाई मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल मेटल्स पे ख़त्म होता है, यानी लास्ट वाला जो ग्रुप है नोबल मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी एलिमेंट्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर वो सेम है, इसलिए इनकी वैलेंसी भी सेम रहती है, वो हम ट्रेंड्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कौन से कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पर एंड होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पीरियड्स की बात। अब बात करें कि आपको लर्न करना है, वैसे आपको लर्न करना है अपने हिसाब से, आप अकॉर्डिंगली कैसे किसी तरह से भी आप लर्न करें, समहाउ करके आपको लर्न करना ही करना है। बट एक बार में इन ग्रुप्स के लिए जिनको आपको लर्न करना है, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड जब पूछा जाएगा बच्चों तो इन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल डालकर या विदाउट एग्जाम्पल इन्हीं एलिमेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ से मैं एलिमेंट्स का एक तरह से सिंगिंग करती हूँ जिससे आपको लर्न होगा। यानी जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है आपको है ली ने के रब से फरियाद। ठीक है, ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, देयर आफ्टर 13 ग्रुप में आते हैं बा ले जे इन ती। ये जो नीचे वाला है उसको आप लर्न नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट आपको इतना ध्यान रखना है 13 ग्रुप का है बाल जयंती। का सी गए संत प्रभु, इसके नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना जीनत रानी। ठीक है, इस तरह से करके आप इनको लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको लर्न हो गए तो डेट मीन्स आप पीरियोडिक टेबल का जो एक स्केलेटन सिस्टम है वो प्रिपेयर कीजिए, अपने एलिमेंट्स फिल कीजिए, उनके ऊपर ग्रुप नंबर लिखिए,
पीरियड नंबर लिखिए और आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। बच्चों, पीरियड्स एंड ग्रुप को स्टडी करने के बाद वापस हम पीछे आते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ। अब मेंडलीव पीरियडिक लॉ में हमने देखा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास की। यहाँ पर एटॉमिक मास को चेंज कर दिया गया एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। दैट मीन्स एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो फिजिकल एंड केमिकल यानी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होता है। क्लियर? ये 1 मार्क में यानी आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी एंड कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये 1 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सेकंड है पीरियोडिसिटी, द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, समझ चुके हैं हम। हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि क्या हमें लिखना है पीरियोडिसिटी के अंदर, यानी रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल when the elements are arranged in the increasing atomic number, then cause of periodicity। मेंडलीफ ने cause of periodicity नहीं दिया था, वो उसके ड्रॉबैक थी। cause of periodicity है सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। दैट मीन्स हम पीरियोडिक टेबल को अगर देखें, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद हम यहाँ पर अगर मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को फाउंड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट मूव करके जब वापस से हम इसी प्लेस में इसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन को ऑब्टेन करते हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो भी सिमिलर होंगी। तो ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देयर आफ्टर अब हम जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ट्रेंड को स्टडी करेंगे। अब एक बार हम एटॉमिक नंबर को देख लें। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे 1 by 1, यानी हम प्रोटॉन के नंबर, किसी नंबर को इंक्रीज़ करें तो 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू के कोई चांसेस नहीं होते। तो मेंडलीफ में जो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाती है। एक तो जो एलिमेंट्स यानी मास के बेसिस पे जिनका परफेक्ट ऑर्डर नहीं था मेंडलीफ में, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो सही थे बट मास के अकॉर्डिंग वो सही अरेंज नहीं थे। दैट मीन्स कोबाल्ट एंड निकल। बट यहाँ पर क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है, दैट्स वाई इनकी जो पोर्शन है, जो भी पोर्शन मेंडलीफ में थी एग्जैक्टली वही पोर्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होती है। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक क्या थी? आइसोटोप्स को पोर्शन नहीं मिली थी। आइसोटोप का मीनिंग है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो मेंडलीफ में मास नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ है, तो यानी आइसोटोप को प्लेस मिलनी चाहिए थी। क्योंकि मॉडर्न में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट है, तो वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है उनको एक ही प्लेस मिलेगी क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है। दैट मीन्स यहाँ पर आइसोटोप्स को कोई प्लेस नहीं है, एक ही एलिमेंट को प्लेस मिलती है और जिसका एटॉमिक नंबर जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी जो कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कारण रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैलेंसी, देन एटॉमिक साइज, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बट आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं है एनसीईआरटी बुक में, बट इनको एक टर्म के फॉर्म में कहीं ना कहीं डाला गया है, तो आप इनको अच्छे से एक बार ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं हम वैलेंसी पे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर शेल में किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी डिसाइड करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 इंक्रीज होते हैं, तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की अगर हम वैलेंसी निकालें तो वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी इक्वल टू या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जिनके आउटर शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 4, उनकी वैलेंसी इसी के इक्वल होती है 1 to 4, और जिनके आउटर शेल में 5 to 7 या 5 to 8 कर लीजिए, तो 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7 और 8 minus 8, तो यहाँ वैलेंसी होगी 3, 2,
1 एंड 0, यानी जो नोबल गैस वाला जो कॉलम है उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई वैलेंसी। अब वैलेंसी का हम ट्रेंड देखें कि एक पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर क्या चेंज होता है। तो बच्चों पीरियड के अंदर देखो, ये हमारी पीरियड टेबल बनी हुई है और इसमें अगर हम ग्रुप्स के नंबर देखें तो इसमें नंबरिंग लिखी हुई नहीं है, बट 1 to 18 नंबरिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से 13 है, 13, ये 13, देन 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है, दैट इज़ फर्स्ट, ये सेकंड। तो इनके आउटर शेल में जो फर्स्ट है उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, इसके आउटर शेल में 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंगली हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी है 1 to 4 इंक्रीज होती है और 4 to 0 डिक्रीज होती है, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 1 to 7 इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये ट्रेंड हो गया। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है बट पीरियड में डिफरेंट होती है, क्योंकि ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, जबकि पीरियड में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। क्लियर? ये हो गया वैलेंसी का। सेकंड चलते हैं, सबसे पहले हम साइज पे, क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स हैं सब साइज पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम साइज को लेते हैं, एटॉमिक साइज। देखो बच्चों, साइज का मीनिंग रेडियस से मेजर करते हैं, हम डिटेल में इसको स्टडी कर चुके हैं। अभी हमें यहाँ सिर्फ ट्रेंड स्टडी करना है। तो किसी भी एटम को हम ये स्फेरिकल इमेजिन करते हैं, और साइज का मीनिंग होता है उसके न्यूक्लियस सेंटर से आउटर शेल का डिस्टेंस, दैट मीन्स आर। अब आर जितना बड़ा होगा साइज भी उतनी ही बढ़ेगी। हमें ट्रेंड स्टडी करना है। ट्रेंड को देखो कौन डिसाइड करेगा, यानी साइज को कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे। न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। दोनों पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण जो आउटर शेल है वो श्रिंक होगी और साइज डिक्रीज होगी। एक फैक्टर ये हो गया जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, देखो जितने भी फैक्टर्स है बाकी की पीरियोडिसिटी सभी इसी पे डिपेंड करती है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, दैट मीन्स आपने सारे फैक्टर अच्छे से कर लिए हैं। क्लियर? अब सेकंड फैक्टर है शेल नंबर, शेल का नंबर। अब एक पीरियड के अंदर शेल का नंबर चेंज नहीं होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। इसको यहीं कर लेते हैं क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हर पीरियड एक शेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट पीरियड का मतलब है इन सभी एलिमेंट्स के पास ओनली 1 शेल है। सेकंड पीरियड में सेकंड शेल स्टार्ट हो जाती है, थर्ड पीरियड से थर्ड शेल स्टार्ट हो जाती है, देन फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो शेल का नंबर फिक्स रहेगा, शेल नंबर चेंज नहीं होगा। बट जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब शेल के नंबर के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो साइज है वो इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज के कारण डिक्रीज हो रही है और शेल नंबर इंक्रीज, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे सभी प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम पीरियड के अंदर चलें। पीरियड के अंदर क्योंकि मैंने बोला है कि शेल का नंबर फिक्स रह रहा है, यानी शेल हमारी फिक्स है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटर शेल को वो पुल करेगा मोर पावर ऑफ अट्रैक्शन से, जिससे क्या होगी? साइज डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल के नंबर भी इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसमें जो डोमिनेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि साइज क्या होने वाली है। तो दोनों में जो इंक्रीजिंग फैक्टर है शेल्स नंबर का, उसके कारण जो साइज इंक्रीज होती है वो फैक्टर डोमिनेंट होता है, जिससे कि जो साइज है वो इंक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है। क्लियर? तो ये साइज का फैक्टर है। पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट और ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज होती है। अब आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो मेटल का मीनिंग है, यानी मेटल्स को हमने पहले भी स्टडी कर लिया है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर हमने टर्म 1 में स्टडी किया था। मेटल का मीनिंग हम देखें तो मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या करेंगे? कैटायन फॉर्मेशन। नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटल मोस्टली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएंगे, एनायन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब एनायन और कैटायन बनना इस पर भी डिपेंड करता है कि किसका वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या बोलता है। किसी के आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव करते हैं और स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन करते हैं। जिसके आउटर शेल में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल पर डिपेंड करता है। बट अभी हमें क्या है, साइज या पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। कम कहाँ होगा, जहाँ पर साइज बिगर होगी। साइज जहाँ स्मॉल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो वो मेटेलिक कैरेक्टर भी कम शो करेगा। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर हम लिथियम को लें तो ये लीस्ट मेटल है और सीजियम स्ट्रॉन्ग मेटल है। और यहाँ पर हम सपोज कीजिए नाइट्रोजन को लें तो ये नॉन मेटल अच्छा वाला, जबकि बिस्मिथ मेटल है। ठीक है, अब मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो रिडक्शन भी करते हैं, तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा। तो ये हमारी मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गई। देयर आफ्टर हम चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। साइज हमने कर ली है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमने डेफिनेशन डिटेल में कर ली है। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग है हमारे पास कोई भी एटम है, उसके आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा कैटायन। ठीक है, कैटायन बनेगा और प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी होगी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ निकलेगा बाहर। अभी अभी हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है, जहाँ साइज बिगर होगी, जहाँ साइज स्मॉल होगी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजीली नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो ये किससे लिंक्ड है, साइज से, और साइज हमने स्टडी कर ली है। तो हम चले अब वापस से पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस को छोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगी, हेलोजेंस की होगी। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। अब टॉप टू बॉटम मूव करें ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आपको एक जनरल ट्रेंड लेकर चलना है। वैसे इन ट्रेंड्स के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं बीच बीच में, बट हमें क्योंकि वो सारे डिटेल में नहीं पढ़ने, एक आपको पीरियोडिक टेबल का जनरल ट्रेंड पढ़ना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जनरल ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्लियर? अब चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एनर्जी अंदर जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दैट मीन्स एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। अब सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन इजीली वो लेगा जो अपना ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स में नहीं होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड वहाँ होगा जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, दैट मीन्स साइज कम होगी, और साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। अब लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में मूव करें, देखो एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा। जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है उसमें उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर साइज़ डिक्रीज होती है, साइज़ डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। यानी जो आपका 17th ग्रुप है हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज होती है, साइज़ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। और मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी होती है तो वो गेन नहीं करता, वो गेन नहीं करता, फिर भी ज़बरदस्ती हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो दैट मीन्स हमें एनर्जी लगाकर यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा। क्लियर? तो हमें जनरल ट्रेंड देखना है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। यहाँ पर जो हैलोजन फैमिली है उनकी हाईएस्ट होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अब चले हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक सोलो प्रोसेस है, दैट मीन्स एक दूसरे से लिंक नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो प्रोसेस है वो एक कंपैरेटिव स्टडी है। नेगेटिविटी यानी किन्हीं भी टू एटम्स के अंदर, यानी हमारे पास सपोज कीजिए HCl है तो इसके जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको कौन मोर पावर से अट्रैक्ट करेगा, जिसमें ज़्यादा पावर है अट्रैक्ट करने का वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्लियर? अब हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो जिसकी साइज़ डिक्रीज होगी, साइज़ कम होगी, वो मोर पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर साइज़ डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, साइज़ डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। दैट मीन्स हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। पूरी पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है। ठीक है? हैलोजेंस ऐसे ग्रुप हैं जिनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो इनर्ट गैसेज हैं, जीरो ग्रुप गैसेज हैं या जीरो वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं और ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करने में इनको इंटरेस्ट है। एक बार हम पीरियोडिक टेबल को वापस से यानी जो 6 इधर और 2 इधर 8 जो मेजर ग्रुप्स हैं, हाली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, देन बाल जय इन ती का सी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना जीनत रानी। ठीक है? ये आपके जो 8 ग्रुप है ये कंप्लीट हो गई, ये आपको याद करने ही करने हैं। अब आता है क्वेश्चन कि कहाँ से और पूछा जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है और इसकी आप एटॉमिक नंबर की पोजीशन यानी कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में वो बताइए। देखो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये अज्यूम करके चलिए आपके पास 2 चैप्टर्स है, 50-50 का रेशियो यानी 10 मार्क्स का जो है केमिस्ट्री का वाला पोर्शन 50-50 यानी 5 मार्क्स का अज्यूम करके चलिए। इसके अलावा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब मेनली जो क्वेश्चंस हैं आपके और जो है यानी अर्ली अटेम्प्ट से भी पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से बनने के चांसेस है। तो पीरियोडिक टेबल को रफली ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल सी है कि 1 2 3 4 ये जो 4 लाइन्स हैं इसमें 18 कॉलम्स हैं, फिर जो नेक्स्ट 6 दिस साइड एंड 2 दिस साइड एंड 8 हैं उनको 2 कॉलम और अप कीजिए और लास्ट वाला जो एक है उसको अप कीजिए। ठीक है? इस तरह से इसका जो स्केलेटन सिस्टम बनाना है इस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बना लीजिए और 1 2 जितने काउंटिंग आप फिल कर सकते हैं करते जाइए यहाँ तक, 6 और 7 को छोड़ देना, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है? अब काउंटिंग आपने फिल कर ली फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया उसकी ग्रुप यानी ग्रुप और पीरियड आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं है, रैंडमली आपने ड्रॉ नहीं कर रखी है, तो जो भी एटॉमिक नंबर है हमें पता है कि हम फर्स्ट पीरियड में 2 देन 8 8 18 और इसमें 18 ये एलिमेंट फिल कर सकते हैं, इसमें 32। अब यहाँ आपको पता है कि फिल कर सकते हैं, तो जो भी एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, फॉर सपोज कीजिए आपको 42 गिवन है, इसका आपको पोजीशन बताना है, तो ये एटलीस्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स इसमें निकालते जाइए कि हमने फर्स्ट पीरियड में 2 फिल कर दिए, सेकंड में हमने 8 कर दिए, थर्ड में
8 कर दिए, फोर्थ में 18 कर दिए, यहाँ तक का टोटल बनता है बच्चों 36। ठीक है, हो गया। यानी 36 एलिमेंट्स हमने 1 2 3 और फोर्थ पीरियड तक फिल कर दिए। ये फोर्थ पीरियड हमारा कंप्लीट है। अब 36 वहाँ लास्ट जो है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 क्रिप्टॉन, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिफ्थ पीरियड में मूव करना है। तो 36 हो गया, 37 38 39 40 41 और ये 42। तो हमारा आएगा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, 4 5 6 ग्रुप। ठीक है, तो पीरियड तो कौन सा हो गया था, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ ग्रुप और फिफ्थ पीरियड। ये पोर्शन आपको पता चल गई। अब यहाँ से ये यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट मीन्स 54, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 57 से लेकर 71 और 89 से 103 ये 14 एलिमेंट ए ब्लॉक के लेंथेनोइड और एक्टेनोइड हैं। 14 ऊपर वाली लाइन में, 14 नीचे वाली लाइन में, और 14 के साथ एक और जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है वो, ये मिलकर 15 एलिमेंट है, वो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ जब एटॉमिक नंबर आता है स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इस तरह से हमें उसका ग्रुप या पीरियड निकाल के हमें बताना है। बाकी हमने ब्लॉक्स कर लिए थे। ये अपना डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर? इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव बच्चों को याद नहीं है, तो हम वहाँ से अगर कोई एलिमेंट पर्टिकुलर कोई एलिमेंट पूछ लिया कि कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में है, तो कैसे उसकी क्वेश्चन बताएं। देखो, अगर आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को स्ट्रेच करते हैं, खींच के उसको लंबा करते हैं, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रुप का नंबर्स हैं वो फर्स्ट से 7 तक और 8th ग्रुप इस तरह से है। फर्स्ट से 7 यानी 1 to 7 को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर बच्चों जो कॉलम्स जो ग्रुप्स ऊपर निकले हुए हैं इस तरह से, वो सारे ए हैं और जो नीचे हैं वो बी हैं। दैट मीन्स ये 2 इस साइड में और 6 इस साइड में, ये आपके ए पोर्शन वाले हैं। ठीक है, और ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये वाले, ये बी वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो इनके जो नंबरिंग है इस तरह से हैं, आप एक बार कर लीजिएगा। ये वाले ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, तो वहाँ पे फर्स्ट टू 7, ठीक है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7th है। ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ से बी में चलते हैं, तो ये थर्ड, इसके नंबरिंग ही 1 2 3 थी, तो इसको थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7th बी, ये सारे 7th बी तक हो गए। अब आपने देखा होगा वहाँ पर 8th ग्रुप के अंदर फी को नी 3 एलिमेंट एक साथ, देखिए फी को नी, ये 3 8th हैं और ये फर्स्ट बी है और ये सेकंड बी। अब आपको कॉपर की, सपोज कीजिए ये कॉपर है, आपको मेंडलीव में कॉपर की पोजीशन पूछी है कि कहाँ है वो, तो ये ग्रुप देखिए फर्स्ट बी। ठीक है, फर्स्ट बी है और पीरियड ये तो ग्रुप हो गया आपका। पीरियड कौन सा हुआ, इसी में चलिए, ये आपका 1 2 3 4th पीरियड। ठीक है, अब एग्जैक्ट आप मेंडलीव उठाएंगे तो 4th पीरियड में फर्स्ट के बी पार्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो वो पोजीशन आपने ये बना रखी है और इस तरह की ये वाली नंबरिंग आपने ध्यान रख रखी है, तो आपको वहाँ से कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन आप बता देंगे। तो यहाँ से ये हमारी जो पीरियडिक टेबल है ये कंप्लीट होती है और इससे रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। देन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।